महोदय जी, केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति वर्ग के कृषि एवं वन आदि उत्पादों को विपणन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है। 9 जिलों में 474 वन धन केंद्रों को लगभग 1,45,000 सदस्यों को लाभान्वित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम है। मैं कई बार उधर रहता था तो आपको सुझाव भी देता था, वो हम शुरू कर रहे हैं और करेंगे और करके बताएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, वन धन केंद्र, जनजाति का व्यक्ति जंगल में रहता है, जंगल के आसपास रहता है, प्रकृति पूजक भी है, उसकी सुरक्षा भी करता है, संरक्षण भी करता है, लेकिन वहाँ से उत्पादन होने वाला जो भी है उत्पादक, उनका हम उत्पादन का उनको ठीक प्रकार से जो मूल्य मिलना चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। ये वन धन केंद्र है, जो वन उपज है, उन सारे के सारे वन उपज जैसे शहद है, गोंद है, महुआ है, अन्य अन्य वन उपज है, उन वन उपज को इकट्ठा कराएगा और उन कराने के बाद में उनको एक मार्केट उपलब्ध कराएगा, तो कम से कम उनको पूरा दाम मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। ऐसी हमारी मानसिकता है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें राजीव का जो हमारी है, ये जो हमारे समूह बने हुए हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको जितना ये वन उपज है, इन सारे को इकट्ठा करके वो यहाँ नहीं, दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं। मेरी उनसे कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भाई साहब, जब हम बेचने के लिए जाते हैं उस मार्केट में तो कोटड़ा के नाम से बिकता है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है, इससे दोबारा मांग होती है तो हम ले जाते, तो यहाँ लेते तो बात दुगने पौने दाम में, दुगने दाम में वहाँ पे बिकता है। तो इस प्रकार से उनको मार्केट उपलब्ध करा करके कम से कम का जीवन ऊपर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, काफी लंबे समय से छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं के मेस भत्ते को बढ़ाए जाने की मांग थी। हमारी सरकार के द्वारा इस बजट में छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता 2,500 से बढ़ा करके 3,000 किया। ये बहुत अच्छा, भी महंगाई का समय है अध्यक्ष महोदय जी, महंगाई बढ़ रही है, उनके खान पान की चीज़ों में महंगाई हो रही है, लेकिन हमने ये जो मेस भत्ता हमने बढ़ाया नहीं। हमारी सरकार ने इसको 3,000 रुपये बढ़ा करके और ये काम करने का भी काम किया। अध्यक्ष महोदय जी, खेल कूद छात्रावास, आवासीय छात्रावास है, उनमें हमने 4,000 रुपये से 4,000 रुपये कर दिए। ये भी हमारा एक अच्छी उपलब्धि है अध्यक्ष मोदी जी। इस बजट में 17 एकलव्य आदर्श विद्यालय आवासीय विद्यालयों के उन्नयन एवं रखरखाव के लिए 77 करोड़ की घोषणा की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी माननीय कई सदस्यों ने कहा हॉस्टल के शौचालय ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं है, बेड ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जो पैसा हमको मिला है, इससे इन सारी सुविधाओं को हम ठीक करेंगे अध्यक्ष मंत्री जी। पहली बार इस प्रकार की घोषणा हुई है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी देवला, कोटड़ा और उदयपुर के व जसवंतपुरा, जालौर में एक नवीन आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। लंबे समय से ये मांगे आ रही थी कि हमारे यहाँ भी आवासीय विद्यालय खोलो, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलती है, तो ये काम भी हमने पूरा करना, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय जी,
मारवाड़ क्षेत्र से निरंतर नवीन छात्रावास खोले जाने की मांग समय समय पर मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने क्षेत्र की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बजट में शेरगढ़, बाबू सिंह जी बढ़ाओ ताली, शेरगढ़ में और मेर मंडवाड़ा सिरोही में भटेवर, समाराम जी कहाँ चले गए क्या? हाँ, पीड़वाड़ा में और पोसान जालोर में नवीन अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाने की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये बिखरी आबादी है, या कोई सोचता नहीं देखता नहीं है, तो इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। मान्य सदस्यों को ने चर्चा के दौरान भी छात्रावासों की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने छात्रावास, आवासीय विद्यालय, रिपेयर, रख रखाव के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और 4 छात्रावास जो बिल्कुल जर्जर हैं, दानपुर, बांसवाड़ा, मंत्री जी बजाओ आपका छात्रावास नवीन बना रहे हैं, बताओ ना, ये आपने तो किया नहीं, हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया तो वो काम हम पूरा कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो, कब आए थे ये देख लो। कहरी डूंगरपुर और डूंगर सारण, डूंगरपुर और फलासिया, ये आपके आसपास के ही 3 तो हैं। उस समय आप नहीं कर पाई, काम हम पूरा कर रहे हैं। कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होगी। अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र तथा शहरिया क्षेत्र के लगभग 92,000 बालक बालिकाओं को 3,000 से अधिक माँबाड़ी केंद्र में पहली कक्षा से 4थी कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस बजट में 250 माँबाड़ियों की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछली सरकार ने 250 माँबाड़ियों की घोषणा की थी। कितनी? 250 की। और पूर्व मंत्री मान्य विराजे हुए हैं, इन्होंने आनन फानन में नियम विरुद्ध माँबाड़ियाँ खोल दी। कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद में उन 50 माँबाड़ियाँ नियम विरुद्ध खोले जाना पाया गया। नियम विरुद्ध, आपने नियमों को ताक में रख करके। वो भी कर लेंगे, वो भी बता दूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये जो 49 माँबाड़ी हैं, उनका स्थान परिवर्तित करके जहां आवश्यकता है, आवश्यक है, ऐसी जगह को चिन्हित कर वहां पर खोल करके उन बच्चों का भला करने का काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय जी, माँबाड़ी केंद्रों में और डे केयर केंद्र में शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगिनी के चयन हटाने की प्रक्रिया को हम सरल करेंगे और पारदर्शितापूर्ण। आपने एक गांव की समिति बना ली, गांव की समिति में जैसा व्यक्ति वैसा निर्णय होता था। अब हमको पारदर्शिता से चयन करके अच्छे व्यक्तियों को ला करके कम से कम उस बच्चों का भला हो, ऐसा विचार भी हम करेंगे। इनका तो पहले से रख रहा हूँ। बिल्कुल कहा है, वो करके बताएंगे माननीय मंत्री महोदय जी। आप सुन लीजिए, लास्ट बजट में योजना थोड़ी कर रहे हैं, पहले बजट में कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आपका मौका था 5 साल, अब इनका भी सुन लीजिए।
आप सुनिए भाई, आपका भी सुना 5 साल, इनका भी 5 साल सुनिए। अरे आपने भी मंत्री जी अभी शुरुआत हुई है, इसका अंत कैसे होगा वो भी पता लगेगा। आप जवाब दीजिए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे महापुरुषों महानायकों को उचित सम्मान देना हमारी सरकार का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय जी, जन नायकों के इतिहास को उचित स्थान दिलाने के लिए हमने इस बजट में और बजाओ ताली, डूंगर बरांडा और बांसिया चरपोटा के नाम से हमने स्मारक बनाने की घोषणा भी हुई है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस संबंध में कुछ उनके द्वारा उस समय क्या भूमिका रही थी ताकि इतने प्रख्यात हुए थे, ये थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय जी, डूंगर बराड़ा नामक भील नायक ने 13वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी, 13वीं शताब्दी में। और डूंगरपुर के आसपास के समस्त पालों के सरदारों ने डूंगर बरांडा को अपना राजा चुना। रावल वीर सिंह ने डूंगर बरांडा को हराकर डूंगरपुर का कब्जा कर लिया। एक शादी में गए थे, आपको ध्यान होगा, नहीं दिया तो पढ़ लेना कहीं अपने बच्चे के। और वहाँ पर षड्यंत्रपूर्वक ये जो राजा है इसके द्वारा आक्रमण हुआ, बारातियों का वहाँ मारे गए थे, लेकिन डूंगर बरांडा वहाँ से निकल करके आ गए। और जिनकी आज अभी वहाँ छतरी है वहाँ पर गिर करके उसकी हत्या कर दी थी। ये है उनका इतिहास। डूंगरपुर के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी पर डूंगर बरांडा की छतरी बनी हुई है, आप गए होंगे, नहीं हो तो अब चले जाना। बांसिया चरपोटा, बांसिया चरपोटा अर्थुन से आकर घने जंगलों में के मध्य बांसिया चरपोटा भील ने अपने नाम पर मकर संक्रांति के दिन 15/1/1515 को बांसवाड़ा की स्थापना की। ये भूमिका इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम हमें इतिहास का पता लगना चाहिए और ये रिकॉर्ड में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी। बांसिया बहादुर वीर स्वतंत्रता प्रिय और कुशल राजा थे। रावल जगमाल सिंह ने मौड़ी खेड़ा सियासत के में नरू नीनामा के यहाँ आदिवासी के वेश में मेहमान बनकर भील राजा बांसिया बहादुर का धोखे से हत्या कर दी। एक सगाई का कार्यक्रम था, वो सगाई कार्यक्रम में गए, लेकिन ये राजा था जिसने हत्या की, वो भील के वेश में आया था और उसने हत्या की थी। ये है इनका इतिहास। अध्यक्ष महोदय जी, इसी तरह कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन रखने के हेतु डूंगरपुर जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाए, साथ ही जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी कमलनाथ जवाहर माता के विकास के लिए बजट की घोषणा की गई है। अब वो डूंगरपुर वाले तो चले गए भाषण दे करके। ये इतना बड़ा काम है, उसके बाद में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, सब हमने ही किया। तो कुछ बातें मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये जो शिल्प ग्राम बनेगा, शिल्प ग्राम बनेगा, इसमें आपकी कलाएं 64 कलाएं और 16 संस्कार उनका प्रदर्शन होगा। उसमें गवरी भी होगी, हमारे गाने भी होंगे, हमारे वाद्य यंत्र भी होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ रहेगी। तो हमारे आने वाली पीढ़ी, आप भी देखना, भील प्रदेश वाले, मतलब ये सारी की सारी कला आने वाली पीढ़ियां हमारी देखेगी।
और उससे प्रेरणा लेगी, इसके लिए हम बना रहे हैं। कालीबाई का जिक्र आपने कभी नहीं किया। कालीबाई का इतिहास भी है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। हम तो नहीं बना रहे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर तो तुम लोग बना रहे हो। अगर जाति के आधार पर राज्य बनते, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए और जाति के आधार पर प्रदेश को बांटो। आपके स्टेटमेंट है। क्या कांग्रेस जाति के आधार पर प्रदेश को बांटना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष आप बताओ, बांटना चाहते हैं जाति के आधार पर प्रदेश को? आप तो जो चर्चा हुई है वो जवाब दे दो फटाफट। इनमें वही दे रहा हूं। आपका स्टेटमेंट है आपकी पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की तरफ से आप मना करो, पार्टी की तरफ से अपना व्यक्तिगत बयान था। माननीय मंत्री जी, एक जवाब और आना है।